बीजेपी का होमवर्क और प्लानिंग दोनों दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक के रुझानों में बंगाल में बीजेपी आगे है। तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, उनकी विदाई होने जा रही है या इस ट्रेंड में कुछ तब्दीली आएगी? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। आपको सारे नतीजे सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देंगे, तो आप भी फेविकॉल के जोड़ की तरह अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए कौन बैठेगा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की कुर्सी पर, और देखना होगा कि किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। चलिए, तो अब बात हो रही थी जो देवेंद्र ने बात की कि इतनी मेहनत की है बीजेपी ने, और उस मेहनत का रंग देखिए कि यहाँ पर अजीत जी कुछ सीटें ऐसी हैं। राज बिहारी की सीट जो अभी सौरभ जब दिखा रहे थे कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो सीट आप देखिए, मैं रिसर्च देख रही थी, 25 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है, 25 साल से, और उसकी डेमोग्राफी भी उसके फेवर में जा रही है। फिर भी वो सीट अगर बीजेपी निकाल ले जा रही है तो अपने आप में दिखाता है कि कितना गुस्सा था दीदी के लिए, कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और एक सीट ऐसी नहीं है, कई सीटें जहां पर जीत की हैट्रिक लगाई हुई है। बेलीगंज की सीट है, वहां से आपके बड़े कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बेलाघाटा की सीट है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का गढ़ कोर था, संगठन भी मजबूत था, नेता भी मजबूत था, डेमोग्राफी भी आपके फेवर में थी। देखिए, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग कई मंत्री हारते हुए देख रहे हैं। श्याम पुकुर की सीट भी अभी दिखा रहे थे सौरभ जी, वहाँ शशि पांजा चुनाव लड़ी थी, मंत्री हैं, बड़े नेता अजीत पांजा की पत्नी हैं, वो चुनाव हार रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी वो। तो ये जो बंगाल की सीटें हैं, जो 11 सीटें कलकत्ता वाली सीटें, जहाँ मंत्री थे, जहाँ 5-6 मंत्री तो वहीं से लड़ रहे थे, वहीं से, और उसमें से कहा है 7 बिल्कुल अरूप विश्वास वहीं से लड़ रहे थे, शशि पांजा वहीं से लड़ रही थी, फिरहाद हाकिम वहाँ से लड़ रहे थे, ये मतलब 4 या 5 मंत्री उस इलाके में थे। तो वो सब लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर है, जो एक बड़ी लहर, जो सेंट्रल जो इशू बोलते हैं, केंद्रीय मुद्दा जिसको बोलते हैं, वो था कि हिंदू पोलराइज हो रहा है और एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में देगा। दूसरी तैयारी थी उसको चैनलाइज करने की, कि अगर वो देना चाह रहा है तो उसको देने की स्थितियां बनाई जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया, और उस माहौल की वजह से अब देखिए उसमें कितनी छोटी छोटी बातें कही, अभी कई देवेंद्र जी ने बताई। 2 इलाके आपने बताए अभी सौरभ जी की, नॉर्थ बंगाल में जहां मजबूत थी वहां और कंसोलिडेट किया, ज़्यादा सीटें जीती, और जंगल महल जो श्योर इलाका था वहां भी ज़्यादा सीटें जीती। एक तरह से क्लीन स्वीप आप बता रहे, 40 में से 30, जहां पिछली बार लोकसभा में भी सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां सिर्फ 10 सीट पर लीड किया था जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने। ये कैसे हुआ? ऐसी छोटी बातें हम आपको एक बता रहे हैं, जो कैसे कल्चरल कनेक्ट होता है और कैसे छोटी चीज़ असर कर जाती है। ये जो जंगल महल का इलाका है, इसमें झारखंड से लगता हुआ इलाका और कुर्मी आबादी बड़ी है, जो लोग एसटी का स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। तो एसटी स्टेटस देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती थी। ये नहीं कहती कि हम आपको कुर्मी को एसटी बना देंगे, क्योंकि एसटी के नाराज होने का खतरा था। उनकी एक दूसरी मांग थी, जो उनकी भाषा है कुड़माली, उसको आप 8th शेड्यूल में शामिल करिए, उनको एक राष्ट्रीय भाषा के उसमें जो एक क्षेत्रीय भाषाओं का एक 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल करिए। तो बीजेपी ने यह कमिट किया कि हम कुड़माली को शामिल कर देंगे 8th शेड्यूल में। इसी तरह नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, उन लोगों ने कहा कि कामतापुरी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकती है, बीजेपी नहीं उसको करेगी, तो कामतापुरी हम शामिल करेंगे 8th शेड्यूल में। तो वो भी कमिट किया बीजेपी ने। तो ऐसी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीजें, एक बड़ा नैरेटिव ये था, हिंदू एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ देगा, और जो कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको भी जितना एड्रेस किया जा सकता था। आपको अब सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य बीजेपी के दफ्तर से वहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहां तो अभी आपके पीछे काफी हलचल तो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है, ये चुनाव वो जीत गई है। क्या कह रहे हैं वहां कोलकाता में बीजेपी के नेता? देखिए, ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। मैं संगठन की बेहद मजबूत कड़ी, विद्यासागर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कराते हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। विद्यासागर जी, अब तो आगे बढ़ चुका है कारवां आपका बम्पर विक्ट्री की तरफ। सर, हमारी ये जीत हर कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। मैं पर्सनली आज 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी ये सफलता हर कार्यकर्ता की सफलता के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। और इस आज की जो जीत है, ये 4 महीना से हमारे मुख्य चाणक्य जिसको कह सकते हैं, माननीय श्री सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी, इन्होंने टीम एफर्ट है। इन्होंने जिस ढंग से हम लोग को गाइड किया, गाइडलाइन दिया, उनके मार्गदर्शन से हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। उस मार्गदर्शन के काम करने के आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज हमको लगता है 170 भी पार कर सकते हैं, 180 भी आ सकती है। 170 का है। आप देखिए, हाथ में झंडे, मिठाई लेके सब लोग, आप लोग तो जय श्री राम के नारे
नारे लगा। जय श्री राम, जय जय श्री कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? नोएडी से आया है, नोएडी 1 नंबर मंडल नोएडी से आया है। अर्जुन सिंह हमारा गुरु है। अर्जुन बैरकपुर से? बैरकपुर से हमारा गुरु आप है। लोग कहाँ से आए हैं? मौसम से आया, क्या नाम है आपका? अभिजीत मल्लिक। तो आप लग रहा है अब तो बम्पर विक्ट्री होने लगी है। हाँ? आप कहाँ से आए? हम तो सर इधर ठीक है, ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही है। सेलिब्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? एकदम स्टार्ट हो गया है और अभी क्या कहेंगी, उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद से ज्यादा, और हमारी सरकार बन रही है, हम कमल खिला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। बीजेपी यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखिए तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर 97 पीछे नारेबाजी हो रही है। लोग यहाँ पर हाथ में झंडा, हाथ में कमल लेके आए हैं। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ का जो कमरा है, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई, हाथ में कमल वगैरह। देखिए बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। ये यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम कोई हाथ में कमल लेके आया है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके। आप तो मोदी जी की तस्वीर और कमल लेके हाँ। मोदी जी हमारा जान है, हमारा प्राण है। मोदी जी हमारा गुरु है। मोदी जी वरेण्य विश्व नेता है। इसी का देख के सब लोग वोट दिया है। बंगाल में बहुत लोग बाग परेशान में थे। टीएमसी सरकार इतना अत्याचारित तो किया है, इतना गुंडागिरी किया है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी को देख के सब जाति परिवर्तन का जनादेश है। परिवर्तन का जनादेश, हर बंगाली का परिवर्तन का जनादेश है। मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर इस टाइम। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं परेशानी का बंद हो रहा है। एक बिल्कुल सही था जी, बिल्कुल सही था। इतना परेशान हुआ बंगाल का जनता। चलिए, तो दीदी ने कहा था बदले का वोट नहीं होगा, था। लेकिन बदला लिया है उन्होंने। कट मनी, टोला कल्चर और जो गुंडागर्दी चल रही थी यहाँ पर, बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा था। और वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से जब पूछा जाता था कि ममता के जवाब में कौन है लीडर, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, कमल का निशान और ये भगवा लहर, जिसमें हिंदू वोटर टर्नआउट का एक मेजर रोल रहा है। और शुभेंदु इस बात को खुल के कह भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे है, हिंदुओं ने सबक सिखाया है ममता बनर्जी को। जो अपीसमेंट, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, ये उसका जवाब है। हिंदू लामबंधुआ एक साथ आया और ममता दीदी 100 से नीचे सिमटकर रह जाएगी। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, आपको सुनाते हैं। दादा राउंड में आपका भी आना। शुभेंदु अधिकारी को लगातार कैमरे खोज रहे हैं और शायद वो थोड़ा वक्त और इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि 170 के पार भाजपा जाएगी। हालांकि हमारे नंबर्स 170 के आगे रजत जी लगातार तो काफी देर से भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर है और मुझे नहीं लगता अब ये नंबर चेंज होंगे। 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई दीदी गई और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी काउंटिंग हुई है उससे जो ट्रेंड सामने दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, वो सब मिलाकर के एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अब ये सीट 170 हो सकती हैं, 178 हो सकती हैं, 160 हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बात निश्चित है कि पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें अब किसी को कोई शक नहीं। अब रजत जी, इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या होगा नेशनल पॉलिटिक्स में, ममता का जाना, बीजेपी का बंगाल जीतना? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। इन तीनों का, पार्टी का और इन दोनों नेताओं का स्टेचर पब्लिक आई में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को इनविंसिबल माना जाता था, ममता बनर्जी को अनडिफीटेबल माना जाता था। और अब चाहे कुछ भी इसमें एक्सक्यूज़ दें कि आपने सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन की मदद की, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मोटी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़े पैमाने पर
ममता बनर्जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वोट दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा चैलेंज बीजेपी के पास होगा कि किस तरह से एक गुड गवर्नेंस की सरकार दे सके, क्योंकि बार बार आप जनता से इसलिए वोट नहीं मांग सकते कि दूसरे ने क्या किया। दूसरी बात, नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी जो विकल्प बन सकती थी नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के अलायंस की लीडर बन सकती थी, उसको ज़रूर अब बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। तीसरा, ममता बनर्जी कोई आसानी से सरकार चलाने देंगी ये नहीं है। वो फाइटर है, चैलेंजर हैं, सड़क की राजनीति जानती हैं, तो बीजेपी की सरकार जो बनेगी उसको कदम कदम पर चैलेंज करने, जैसे उड़ीसा में सरकार को कोई कदम कदम पर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि देश के लिए होगा, और ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। आफ्टर ऑल ये सोचना पड़ेगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी क्या थी, बिहार में नंबर 2 की पार्टी थी, महाराष्ट्र में नंबर 2 की पार्टी थी, पश्चिम बंगाल में जीतने का कोई आसार नहीं था। लेकिन ये सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए मानी जाएगी। और जो पूरा संघ परिवार है आरएसएस के लिए एक बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी पश्चिम बंगाल में। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर संघ के लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने। बिल्कुल, और इस जीत से जितने विरोधी नाराज होंगे और ममता दीदी को जितना सेटबैक लगा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कोई दीदी के पीछे राहुल का साथ छोड़ के खड़ा हुआ था तो वो थे अखिलेश यादव। और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हिंदू कंसोलिडेशन, जात पात, तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है रजत जी, वो अखिलेश के लिए भी टेंशन का सबब होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक क्रेडिबल लीडर है जिसने पिछले सालों में एक सक्षम सरकार चलाई है। उसका काम करने का तरीका अलग है। वो ऐसा काम करने का तरीका है कि बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उनको फॉलो करते हैं। तो वो इतना बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए है। अखिलेश के लिए ज़रूर सेटबैक होगा क्योंकि वो समझते थे कि वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलके, ममता के साथ मिलके चैलेंज कर सकते हैं। उसको ज़रूर सेटबैक लगेगा। इस सवाल प्रदीप जी से भी मैंने पूछा था कि अगर ये अब जो हमें दिखाई दे रहा है होता हुआ ये होता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी भारत की राजनीति में। तब आपने ये कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट वैसा है जैसे नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर आना। देखिए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर देश को जियोग्राफिकली जो है 4 हिस्सों में बांटा जाए, और है भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में आपको अपना प्रभुत्व कायम करना है तो उत्तर प्रदेश चाहिए, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला। वेस्ट में चाहिए तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटें और आबादी की दृष्टि से। गुजरात में इतने लंबे समय रहने के बाद भी बीजेपी का पूरे वेस्ट पर उस तरह से वेस्ट इंडिया पर प्रभाव नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में जीतने के बाद हुआ है। इसी तरह से ईस्ट की बात करें तो आपने उड़ीसा जीत लिया, बिहार जीत लिया, उससे बात नहीं बनी जब तक आप बंगाल नहीं जीतते। पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब है ईस्ट इंडिया पर आपका प्रभुत्व हो गया। अब एक ही चैलेंज बचा है साउथ इंडिया, जहां तमिलनाडु में जब तक आप नहीं आते तब तक कर्नाटक में आने से कोई बात नहीं बनने वाली। मतलब पूरे साउथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए जो है अब बीजेपी के लिए जो चैलेंज बचा है वो दक्षिण में, और दक्षिण में भी तमिलनाडु में। तो इस पश्चिम बंगाल की जीत का नेशनल पॉलिटिक्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाला है। बीजेपी एक वर्चस्ववादी पार्टी की ओर, जो 50s-60s में कांग्रेस हुआ करती थी, उस ओर बढ़ रही है। तो उसका फुटप्रिंट आप देखिए तो पूरे देश में लगातार फैल रहा है। आप तमिलनाडु और केरल की बात करें, वहाँ बीजेपी कोई सरकार नहीं बनाने जा रही, नंबर 2 पार्टी भी नहीं होने जा रही, लेकिन उसका जनाधार बढ़ने जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखिए अगर आप, तो इसका मेरा मानना है कि 2014-2017 जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उन दोनों से बड़ी विक्ट्री है पश्चिम बंगाल की। और उसका असर जो है केवल बीजेपी पर नहीं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी जो ग्रुपिंग्स हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि अब पूरे देश को एक वर्किंग अपोजिशन चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाला अपोजिशन चाहिए। और उस तरह का नेता जो है, अब असम को देखिए,
गौरव गोगोई जो हैं वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो एक सीरियस 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता की बहुत सख्त ज़रूरत है अपोजिशन को। एक खबर हमें बांकुरा से मिल रही है, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है उनकी भिड़ंत हुई है, इनका टकराव हुआ है। बांकुरा में तनाव की खबर है, तस्वीरें भी हमारे पास, आपको दिखाते हैं। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। ये देखिए आप बांकुरा की तस्वीर। बांकुरा में इन रुझानों के बीच टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के टकराव की खबर है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला जल्द जो है रोक लिया गया हो और किसी जगह से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें भले ना मिलें, क्योंकि ये खतरा बना अब जब तक ये आज का दिन पूरा शांति से नहीं निकल जाएगा, ये खतरा बना रहेगा। क्योंकि ये चुनाव जो है इतनी इंटेंसिटी के साथ लड़ा गया था, ग्राउंड पर टीएमसी और बीजेपी के दोनों वर्कर्स जो हैं वो इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। ज़रा सी बात जो है वो एक विवाद का विषय बन जाती है। पहले फ़र्क ये था, ऐसी किसी भी स्थिति में पुलिस टीएमसी के वर्कर्स के साथ होती थी, बीजेपी वाले सही हो या गलत उनकी पिटाई होती थी। अब वो परिस्थिति बदली। पुलिस ने तो मुझे लगता है चुनाव के बीच में पढ़ लिया था इस इलेक्शन को, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आने लग गई थी। तो ग्राउंड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो तो जानते थे। मैं इनफैक्ट जानती हूँ कुछ सीनियर पुलिस अफसर को, वो कह रहे थे कि बहुत इस बार मुश्किल है। लेकिन देखिए एक बात जो है, ये जो भाजपा के नरेंद्र मोदी की जो एक चमक कम हुई थी 2024 के बाद थोड़ी सी, वो पूरी तरह से उन्होंने रिवर्स कर दिया है। उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ और बंगाल, बहुत बड़ा स्टेट है ये। तो जो 2024 में एक जो विपक्ष को थोड़ा सा एक लेग अप मिला था कि नंबर कम हो गए हैं, हमारे थोड़े से नंबर बढ़ गए हैं, वो पूरी तरह से उनका जो उत्साह है अब टूट गया होगा, क्योंकि हर इलेक्शन में उसके बाद पूरी तरह रिवर्स हुई है सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा जानती है किस तरह से सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में जाके कन्वर्ट करना। और ये ज़्यादा बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए। हरियाणा में उन्हें लगता था हम जीत जाएंगे, असम का एक राज्य था जहां उन्हें लगता था एंटी इनकम्बेंसी को जीत जाएंगे। और असम की जो जीत है, मुझे लगता है ये पर्सनली राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी के लिए चुभने वाली होगी। और पवन खेड़ा को तो ये परेशान करेगा ही करेगा डेफिनेटली। जहाँ पवन खेड़ा हालांकि वापस लौट आए हैं दिल्ली, लेकिन अब आसाम पुलिस कभी भी दस्तक देती रहेगी उनके दरवाजे पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद दिलाइए, प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। जी हाँ, आपके साथ डिस्कशन में मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी को डैमेज करने के लिए तो नहीं किया गया। वैसे कहा जाए कि राहुल गांधी का नुकसान हो, अलग बात है, तो उनका है, लेकिन प्रियंका गांधी को ऑफिशियली उनको इंचार्ज बनाया गया। बाद में वो गई, बाद में लगा कि जीत नहीं रही हैं, लेकिन इसीलिए गौरव के नाम पर अब सारा जो ठीकरा फोड़ा जाएगा कि देखिए उसकी वजह से हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जी प्रियंका भी कहाँ दिखाई दी शुरुआत में, कुछ एक बार मौके छोड़ दें आप इलेक्शन की बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में। मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था कि जो फंडिंग होती है उसको इंचार्ज का एक बनाया जाता है। जैसे मान लो बघेल को बनाया गया, तो तुम कौन इंतजाम करेगा? प्रियंका गांधी को जो भी इंतजाम होता है, यूपी में भी पिछली बार जब बनाई गई थी तो ऑफिस का एक ही रातों रात 25 लाख रुपया खर्च किया गया था। जब शुरू में उनको काम दिया गया था, वहीं की पार्टी के लोगों ने बताया था। चाय पानी का खर्चा जब नहीं होता था तब प्रियंका गांधी बनाई गई। असम में भी जैसे होता है ना भाई, कौन जाके पैसा बांटेगा, उस दृष्टि से प्रियंका गांधी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि वो इंचार्ज हैं। कैंडिडेट वो तय कर रही हैं, कैंडिडेट चाहे उन्होंने तय किए ना किए हों। इसलिए प्रियंका गांधी को भी डैमेज होगा। जो लोग सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी को सामने ले आएंगे, अब वो चाहे राहुल और उनकी आपस की जो गुटबाजी नीचे है, पवन खेड़ा का जैसा जिक्र कर रहे हैं, पवन खेड़ा तो डूबे ही हैं, जयराम रमेश भी कब तक मतलब पता नहीं रहेंगे, वो तो जो कि वैसे भी कागजी शहर है। नहीं, राहुल गांधी ने भी हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा को हराना तो एक पर्सनल मिशन बना लिया था। वो इलेक्शन में दिखाई दिया, जो जैसी बातें वो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए उन्होंने की हैं, मतलब सबसे भ्रष्ट हैं और ये जेल जाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी। तो लग रहा था कि ये मामला निजी है, ये केवल इलेक्शन नहीं है, ये इससे कुछ ज्यादा है। वो तो आग दोनों साइड ही बराबर है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उतना ही हेमंता जी के लिए तो मतलब बिना कहे लागू होता है वो। ये तो असल में आप ज़्यादा डैमेज उसको होता है जिसके पास कुछ हो। प्रियंका वाड्रा के पास कौन सी पॉलिटिकल पूंजी है सिवाय इसके कि उस परिवार के सदस्य हैं। आपने जो है पहले लोकसभा में देख लिया 19 में, उनको आधे से ज़्यादा का चार्ज देके, विधानसभा में पूरे प्रदेश का चार्ज देके देख लिया। तो कहाँ उनको सक्सेस मिली है?
4 रैलियां की थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल जीत गई कांग्रेस, तो सारा सहरा उनके सिर बांध दिया गया। लेकिन हिमाचल की जीत में उनका कोई कंट्रीब्यूशन, ऐसा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था नहीं।